नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फेनो मुकेश में। आज हम आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको देखेंगे और उनका उनका सॉल्यूशन भी करेंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा शॉर्टली, उनको थोड़ा जल्द करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम साथ में देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में अपना जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विद्युत आवेश की परिभाषा लिखिए। यानी कि आवेश से ये चैप्टर शुरू होता है। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह क्या करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव है ना वो उत्पन्न करता है। विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या प्रदर्शित करता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कूलाम का नियम लिखिए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि यदि दो आवेश हैं, मान लीजिए एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसमें दोनों हो सकते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है K, समानुपाती नियतांक, जिसको कूलाम नियतांक भी कहते हैं। इस K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। यहां से इसका मात्रक ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। और एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। याद रह जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, और एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। फिर आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। और एक कूलाम में होते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसको हम, इसका सिंबल होता है एफ आर। तो कूलाम का नियम हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लिए हैं कि आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है, एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, इसका छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, और एक कूलाम में होते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम हो गया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य यदि दूरी r हो तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा K बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका एक अन्य मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है, इसका मान हो जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12। और इसका जो मात्रक होता है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, भाग में, इसलिए इसका मात्रक होता है कूलाम नियतांक का जो मात्रक होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम पर कूलाम स्क्वायर, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम। फिर अपना अगला क्वेश्चन है आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। तो आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट गुण है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को यदि हम क्या कह रहे हैं, उसको पॉजिटिव कह रहे हैं या उसको नेगेटिव कह रहे हैं, उसको नेगेटिव कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकता है या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है। यानी कि हम उसको धनावेश या ऋण आवेश को उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से हम बताते हैं। तो जैसे किसी वस्तु पर यदि मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यानी कि वो जैसे ऋणावेशित हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, अगर धनावेश से क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रोटॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित हो गई। तो या तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए या क्या हो गए, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन 5 गए या 6 गए या 7 गए या ऐसे ऐसे करके, इसे मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं
या n इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसके बीच में इसमें इसका कोई भी मतलब नहीं है। जैसे हम ये कहें कि किसी वस्तु पर 5.5 इलेक्ट्रॉन आ गए या 5.4 इलेक्ट्रॉन आ गए या चले गए, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि अपने न्यूनतम मान का इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। n का मान कितना हो सकता है, 1 2 3। इसको क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। यानी कि आवेश के जो मान होते हैं वो सतत नहीं होकर क्या होते हैं, विविक्त होते हैं। आवेश के मान सतत नहीं होकर क्या होते हैं, विविक्त होते हैं। इसका मतलब है इसमें जो बीच के जो मान होते हैं ना, जैसे जो किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, तो वहां वस्तु पर 1.1 1.2 ये मान यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके सतत मान नहीं होकर क्या होते हैं, विविक्त मान होते हैं। और इसमें किसी वस्तु पर आवेश का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि Q बराबर प्लस माइनस n, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। उसके बाद में हम इस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले सबसे पहले हमें दो वर्ड्स हम काम में लेते हैं। एक तो होता है स्त्रोतावेश, और एक होता है परीक्षण आवेश, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। धनात्मक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। तो इसको विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है Q0 और वो क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज Q0 ले रहे हैं। और ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो Q0 है, ये दूसरे आवेशों पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगाएगा। इसका काम है कि जो स्रोत आवेश है उसके द्वारा जो लगने वाला जो बल है उसको अनुभव करना, आकर्षण प्रकृति को अनुभव करना या प्रतिकर्षण प्रकृति को अनुभव करना। यदि ये प्लस है तो ये इसमें प्रतिकर्षण होगा, और यदि ये माइनस है तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होता है। तो टेस्ट चार्ज क्या हो गया, ये केवल और केवल टेस्ट करता है कि इस पर कितना बल लग रहा है। ये इस पर किसी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगाएगा। तो ये दो इसमें क्या हो गए, आवेश हो गए। अब सबसे पहले जो परिभाषा है वह विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये मान लीजिए कोई आवेश है, इसके चारों ओर का मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, जिसमें कोई दूसरा आवेश यदि कोई टेस्ट चार्ज लाएं, जितनी दूर तक लाएं, तो ये क्या करता है, ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तो वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। यानी कि इसकी क्या हो गई, ये रेंज हो गई कि इतनी रेंज में ये जो आवेश है ना वो क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इससे बाद में अगर यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज रहेगा तो इस आवेश के कारण ये टेस्ट चार्ज किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करता है। तो ये इसकी रेंज होगी, जितनी दूर तक या जितने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किसी आवेश के चारों ओर का, इसकी परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा क्या हो गई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया जाता है E के द्वारा। तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, मान लीजिए इस Q0 आवेश को हम Q के पास में ला रहे हैं और इस पर कितना बल लग रहा है, F लग रहा है। यानी कि Q0 आवेश पर F बल लग रहा है, तो एकांक धन आवेश पर कितना लगेगा, F अपॉन Q0। F अपॉन Q0 यही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इसकी इंटेंसिटी कितनी है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा इसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो E का फॉर्मूला हो गया E F अपॉन Q0। अब Q0 के लिए हमने शुरू में ये कहा था इसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसको लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ये क्या हो गया, E का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फिर एक क्वेश्चन और लिखा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है Q है, और यहाँ हम R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। यहाँ पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो जहां पर हमें मान ज्ञात करना होता है वहां पर हम एक चीज एज्यूम करते हैं, वहां पर हम परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0।
अब हम यहाँ पर लगाएंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, एफ के एक आवेश है क्यू, दूसरा आवेश है क्यू जीरो, दोनों के मध्य की दूरी कितनी आर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ बराबर के क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, ई बराबर लिखा है एफ अपॉन क्यू जीरो। यहाँ से एफ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से एफ का मान आ जाएगा एफ बराबर क्यू जीरो इंटू ई। तो यहाँ पर ये मान हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा तो कितना आ गया क्यू जीरो ई बराबर के क्यू इंटू क्यू जीरो बटा आर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा कैंसिल और ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन ई की डायरेक्शन हमेशा होती है जिधर इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, ई की होती है। यदि आवेश यहाँ पर पॉजिटिव है तो इससे क्या हो जाएगी दूर की ओर, क्योंकि इसके कारण इन दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। और यदि आवेश क्या हो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये जो आवेश है परीक्षण आवेश वो क्या होगा इससे आकर्षित होगा माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण ई की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है इसके पास की ओर। एफ और बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है एक ही होती है, प्लस क्यू आवेश के कारण दूर की ओर और माइनस क्यू आवेश के कारण आकर्षण होता है इसलिए क्या होती है इसके पास की ओर। तो हमने ये क्वेश्चन भी हल कर लिया है कि बिंदु आवेश के कारण जो होगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसकी डायरेक्शन बताना चाहें तो क्या हो जाएगी क्यू से क्यू जीरो की ओर, और अगर माइनस लेते तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है क्यू जीरो से क्यू के ओर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना, इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो इसका मात्रक होता है ई का फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन क्यू जीरो, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा है किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई अपना विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है, स्वतंत्रता पूर्वक कोई धन आवेश छोड़ा गया है। तो ये जो धनावेश है वो जिस मार्ग का अनुसरण करेगा, धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करेगा वो जो मार्ग है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है वह कहलाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। या इसकी सेकंड परिभाषा यदि ये याद ना तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ये मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है इसमें खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र धन आवेश चलने के लिए प्रवृत्त होता है, स्वतंत्र धन आवेश चलने के लिए क्या हो प्रवृत्त है। जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ये ले लिया माइनस क्यू आवेश। अब इसके लिए हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण करना है। तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक धन आवेश की क्या करते हैं कल्पना करते हैं। तो काल्पनिक धन आवेश जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर इस धन आवेश Q0 पर, इस बिंदु पर इस Q0 पर जो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या लगेगा इधर लगेगा, या इस पर फोर्स लगेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इधर होगी। फिर इस माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, इसके पास की ओर वो होगा इधर होगा। इन दोनों का परिणामी क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या हो गई, इस बिंदु पर इधर हो गई, फिर अगले बिंदु पर इधर हो जाएगी, अगले बिंदु पर क्या हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका इस प्रकार से डायग्राम बनता है। तो प्लस क्यू आवेश से किधर जा रही है, माइनस क्यू आवेश की ओर जा रही है। इस प्रकार से ये यहाँ पर आती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होंगी आपको, और यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी जाती हुई प्रतीत होंगी। तो इसके जो गुण है, पहला गुण ये है, हम इसकी बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण। तो 4 गुण में से जो पहला गुण है वो ये कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश की ओर क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऋणावेश की ओर जो आवेश होगा वो क्या होगा आकर्षित होगा। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा ये है कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है वह विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, या विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र या विलगित आवेश चलने के लिए प्रवृत्त होता है वह विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। अब इसके कोई 4 गुण की बात कर रहे हैं। तो पहला गुण तो ये है कि ये धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं समाप्त हो जाती है। धनावेश से चलेंगी, ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी समाप्त हो जाएंगी। दूसरा गुण ये है कि ये खुले वक्र के रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में नहीं होती है। खुले वक्र का मतलब ये है प्लस क्यू आवेश से चलेंगी और माइनस क्यू आवेश पर समाप्त,
फिर ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर कभी भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हमेशा ये प्लस से क्या होती है माइनस क्यू, इसलिए ये जो वक्र है यहाँ पर बंद नहीं है, ये वक्र क्या होता है खुला वक्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है खुले वक्र के रूप में होती है। तीसरा पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये इसका क्या हो गया तीसरा गुण। और चौथा गुण इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो आपका गुण तो ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, लेकिन इसका ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि ऐसा करेंगी तो इनके कटान बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ये दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो एक ही बिंदु पर क्या हो जाएंगी दो डायरेक्शन, तो एक ही समय में एक बिंदु पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। उसके बाद जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ही पास पास में होती हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो बहुत ही पास पास में यानी कि इनका घनत्व अधिक होता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है प्रबल होता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है प्रबल होता है। और यदि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो दूर दूर होती हैं तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है दुर्बल होता है। इस प्रकार ये हमने 4-5 गुण इसके पढ़ लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है समान परिमाण, आपको एज इट इज याद रखना है, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। एक आवेश मान लीजिए माइनस क्यू है और दूसरा आवेश मान लीजिए क्या है प्लस क्यू है, दोनों के मध्य की दूरी मान लीजिए कितनी है डी है। तो इन दोनों के मध्य की हमने दूरी जो डी मानी है वो क्या होती है बहुत ही अल्प होती है ना, यानी कि ज्यादातर क्या होती है एंगस्ट्रॉम में होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि दूरी क्या होती है बहुत ही कम होती है। समान परिमाण है इनका, यहाँ भी 1 क्यू है या ये ऐसे भी हो सकता है -2 क्यू और यहाँ पर क्या आ गया +2 क्यू, तो इनका परिमाण क्या है समान परंतु इनकी प्रकृति क्या है विपरीत है। तो परिभाषा क्या हो गई समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है क्या कहलाते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na है, यहाँ पर क्या है Cl है, तो NaCl क्या हो गया NaCl एक हो गया विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। उसके बाद में द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा किसी एक आवेश का परिमाण प्लस क्यू का हो चाहे माइनस क्यू का हो, तो किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी वो कितनी है डी है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसको पी से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या हो गया इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। इसका एक अन्य मात्रक होता है डिबाई, ये भी आपको याद रखना है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आवेशन की कितनी विधियां नाम लिखिए। आवेशन की 3 विधियां होती हैं। किसी वस्तु को चार्ज 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2 होता है चालन द्वारा आवेशन और नंबर 3 होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। दो वस्तुओं को रगड़ करके हम उसको आवेशित कर सकते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन, दो वस्तुओं को पास लाकर हम उसको क्या कर सकते हैं चार्ज कर सकते हैं। और यदि दो वस्तुएं पास में नहीं है यानी कि एक दूसरे से संपर्क में नहीं है फिर भी उनको क्या किया जा सकता है आवेशन किया जा सकता है। तो ऐसी जो विधि है वो कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि चार्ज बाय इंडक्शन। तो ये आवेशन की 3 विधियां होती हैं। ये 9th नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है जिसमें ई का मान आया था ई बराबर आया था KQ/R²। फॉर्मूला याद रखना है बहुत जगह आएगा ये। उसके बाद है 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 है और इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है Q1 Q2 यानी कि दोनों आवेशों का जो गुणनफल है वो 0 से कम है। 0 से कम तभी हो सकता है यदि इनमें से एक आवेश क्या हो ऋणात्मक हो और एक आवेश क्या है धनात्मक हो तो चलेगा। तो एक आवेश अगर ऋणात्मक होगा तो इसका मान हमेशा ही क्या आएगा नेगेटिव आएगा, जो क्या होता है 0 से कम होता है। तो इनकी प्रकृति क्या हो गई एक आवेश तो हो जाएगा पॉजिटिव और एक आवेश क्या हो जाएगा नेगेटिव,
ठीक है। यदि ये ऐसा होता Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान क्या आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। अब 0 से ज्यादा कब आएगा, यदि या तो दोनों आवेश क्या हो, पॉजिटिव हो, तब इनका मान 0 से ज्यादा आएगा, या दोनों आवेश क्या हो, नेगेटिव हो, तो इसका मान क्या आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। तो उस कंडीशन में इन दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होगी, या तो दोनों आवेश धनात्मक होंगे या दोनों आवेश क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अगले वीडियो में हम ये जो 3 बड़े क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आने की संभावना बहुत ही अत्यधिक है। यहाँ जो इतने क्वेश्चन है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो हो गया आवेश का क्वांटीकरण हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद करना ही पड़ेगा, बिंदु आवेश के कारण ये जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना इस बार बनती है। धन्यवाद।